नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा। आंखें हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हम दुनिया की खूबसूरती तभी देख सकते हैं जब हमारी आंखें स्वस्थ हों। कोविड-19 के बाद से जब से हमारी दुनिया स्क्रीन्स के मोहताज हो चुकी है, तब से आंखों की कई सारी बीमारियां आगे बढ़ चुकी हैं। आज आंखों के स्वास्थ्य और देखभाल पे विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप चौहान, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और डॉक्टर चौहान सुपर स्पेशलिटी सेंटर के निदेशक भी हैं। डॉक्टर अनूप चौहान, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे एक ओवरऑल क्वेश्चन ही पूछना चाहूँगी कि मतलब आँखों की कौन सी बीमारियाँ सबसे आम है आज के समय में? देखिए, जहाँ तक आँखों की बीमारियों का सवाल है, ये उम्र के हिसाब से अलग अलग बीमारियाँ हैं। जैसे बचपन में छोटे बच्चों में एलर्जी है, जो एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस है, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है इस एज ग्रुप के लिए। जब आप थोड़ा सा और यंग एज में जाते हैं तो उनकी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं, जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम डेवलप हो रहा है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ आपका कंप्यूटर का है, सारी चीज़ें आपकी कंप्यूटर पे हैं या मोबाइल पर हैं। पहले एक ज़माना था आदमी टीवी देखता था तो उससे उतनी दिक्कत नहीं थी जितना अभी इस कंप्यूटर युग में कंप्यूटर और मोबाइल के यूज़ की वजह से हो रहा है। और कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ें हैं, जैसे ग्लोकोमा है, जो अनुवांशिक भी हो सकता है। वो आई की स्ट्रक्चरल डिजीज़ है कि आँख की बनावट कैसे बनी है, तो उसमें नॉर्मली आँख का प्रेशर बढ़ता है, तो एक ग्लोकोमा डिजीज़ है। उसके साथ एज जैसे बढ़ती है, एजिंग है, तो कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद की समस्या लंबी उम्र के साथ आगे आ जाती है। यही मुख्य बीमारियां हैं जो आँखों में ज़्यादातर पाई जाती हैं। सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि नज़र के कमज़ोर होने के आम लक्षण क्या है, जो इंसान पहले से पता लगा ले और एक डॉक्टर से कंसल्ट कर ले? यदि हम फिर उसी तरह अवस्था के हिसाब से बच्चों की बात करें, तो जब भी बच्चे टीवी देखते हैं या मोबाइल देखते हैं, तो आप उसमें ये ध्यान देंगे कि जो भी अभिभावक हैं कि बच्चा या तो बहुत आगे से जा कर के टीवी देख रहा है या मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन देख रहा है, तो उसकी ब्लिंकिंग बहुत ज़्यादा है, पलक बहुत ज़्यादा झपकाता है। और जो और बड़े लोग हैं उनको तो जानकारी होती ही है कि हम जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको हमको देखने में असुविधा हो रही है, हम या चीज़ नहीं पढ़ पा रहे हैं, या वो जो अक्षर लिखे हैं वो फैले हैं, स्पष्ट नहीं आते हैं, एफर्ट दे करके देखना पड़ता है। अच्छा, अब मैं सर आपसे एक ओवरऑल प्रश्न फिर से पूछना चाहूँगी कि आँखों के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए क्या आम टिप्स और ट्रिक्स हो सकते हैं जो एक इंसान को ध्यान में रखनी चाहिए? जी, जैसे कि मैंने कहा कि इस समय कंप्यूटर युग के बाद ऑन स्क्रीन टाइम सभी का बहुत ज़्यादा है, बच्चों से लेकर के बड़ों का, तो सब जिसकी वजह से टीयर डिफिशिएंसी जो है वो हो रही, क्योंकि पलक आदमी कम झपकाता है, टीयर्स ब्रेक नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ड्राइनेस की समस्या आ रही है। जी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग को शॉर्ट टाइम के लिए सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, बहुत लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए। बट जिसकी प्रोफेशनल ज़रूरत है कि नहीं उसको 2-3 घंटे लगातार बैठना है, तो एक रूल होता है 20-20-20। अच्छा। ये रूल कहता है कि प्रत्येक 20 मिनट के बाद जब आप भी मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 20 सेकेंड का एक आप ब्रेक देंगे और 20 फीट की दूरी पर देख के पलक झपकाएंगे। इसकी वजह से टीयर्स अपने टाइम पर ब्रेक होते हैं और ड्राइनेस यानी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होने की समस्या से हम अपने आँखों को बचा सकते हैं। सर, जैसे कि आपने अभी कहा कि हमारी ज़िंदगी आजकल किसी तरीके से भी कंप्यूटर्स की स्क्रीन्स की या मोबाइल की स्क्रीन्स की मोहताज हो चुकी है, और इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, जैसे ड्राई आई सिंड्रोम या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल ये भी बात आ रही है कि ब्लू रे ग्लासेस की बात हो रही है, या ब्लू रे मतलब ब्लॉकिंग चीज़ों की बात हो रही है, तो ये सारी कितनी इफ़ेक्टिव है? देखिए, होता क्या है कि चाहे वो अल्ट्रा वायलेट रेज हों या आपकी जो भी सिस्टम की वजह से जो आपको ग्लेयर लगता है, तो उस ग्लेयर को कट करने के लिए, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज में भी ब्लू लाइट होती है, जो ब्लू लाइट आपकी रेटिना को डैमेज कर सकती है, इसीलिए ब्लू लाइट ब्लॉकर लेंसेज का यूज़ किया जाता है। तो वो धूप में भी कारगर हैं, और इसी तरीके से एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ लेंसेज आते हैं, ब्लू रे लेंसेज आते हैं, जिसकी एक परत नॉर्मल आपके लेंस के ऊपर लगी रहती है, और उसकी वजह से आपको वो हानिकारक किरणों से
जो ब्लू लाइट होती है उससे अच्छा आपको सर, बचाते कई हैं। बार लोग ये भी कहते हैं कि उनकी जगह लोग अगर नाइट विजन या नाइट मोड का अपने लैपटॉप्स या अपने मोबाइल स्क्रीन पर यूज करें तो वो भी उतना ही कारगर होता है, क्या जी ये सच है? देखिए नाइट विजन में आपको ब्लू रे नहीं मिल रही। नाइट विजन तो आपकी इसलिए हो रही कि जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कम है अच्छा, वहाँ पर वो कारगर है, लेकिन जहाँ धूप की बात है या स्क्रीन की लाइट की बात है वहाँ पर, क्योंकि सनलाइट से तो आप ब्लू लाइट हटा नहीं पाएंगे, वो सही बात है। तो यूवी लाइट से आएगी ही, तो आपको उसको ब्लॉकिंग के लिए तो ब्लू रे या ब्लू कट लेंसेज लेंसेज की यूज़ जरूरत करेंगे। पड़ेगी। इसीलिए अक्सर हम लोग मोतियाबिंद के बाद भी जो लेंसेज आजकल इस्तेमाल करते हैं उन लेंसेज में भी ब्लू रे वाले लेंसेज आजकल आ रहे हैं। अच्छा। येलो क्रोमोफोर लेंस कहते हैं उनको। अच्छा सर, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आंखों के देखभाल के लिए खान पान में क्या विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? खान पान में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आँखों के लिए, रेटिना के लिए जो भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं रेटिना के क्योंकि नेचुरल सोर्स से जो जो चीज़ें आपको मिल सकती हैं वो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं जी। इनका आपको सेवन करना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स स्पेशली, और येलो फ्रूट्स अच्छे होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अक्सर हम लोगों ने सुना है कि पहले की भ्रांति है कि आँख में खूब छिट्टे मार के पानी से धुलो तो आँख अच्छी होती है, ये लोग आँख डुबो करके पानी में रखते हैं। तो जितना आपकी, क्योंकि आप टीयर फिल्म ऑलरेडी आपके जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की वजह से, एक्सपोजर की वजह से डिस्टर्ब हो रही है, और अगर आप खूब पानी के छिट्टे मारेंगे तो वो और ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। तो अगर धुलाई करनी भी है तो बंद आँख में करें, खुली आँख में छिट्टे मारने से जो है वो दिक्कत ही बढ़ेगी। अच्छा सर, अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसा कि आपने कहा कि मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन्स की वजह से होने वाला डैमेज, तो कई बार ये भी देखा जाता है कि जो लोग ज़्यादा देर तक कंप्यूटर स्क्रीन्स पे या मोबाइल स्क्रीन्स पे काम करते हैं उनकी आंखों में कुछ लाली आ जाती है या लाल होने लगता है और उन्हें दर्द होने लगता है या जलन होने लगती है वहाँ पे। अब क्या ये चीज़ मतलब घातक भी हो सकती है आगे चल के, या ये सिर्फ स्ट्रेस है जो कि एक समय के बाद सही भी हो जाएगा अगर आप आराम करें सही से? कोई भी चीज़ शुरुआती दौर पर आंख एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी अधिकता हो जाती है किसी भी चीज़ की तो फिर वो उसी समस्याओं में, जैसे मैंने कहा पलक का झपकना ज़्यादा चालू हो जाता है, आंख रेड हो जाती है, क्योंकि वही ड्राइनेस की एक सिम्टम है ड्राइनेस का। तो बेहतर ये है, जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग एक्सपोजर से बचें। दूसरा मैंने जो रूल 20-20-20 बताया, अगर हम लोग उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि हम जब भी ये काम करें तो करें और पानी के छिट्टे ना मारें, तो एक तो ये आपकी ओर से प्रिकॉशंस हैं, प्लस अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो आपको लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स जो भी बाज़ार में और उपलब्ध हैं अपने नेत्र विशेषज्ञ से मिल के उनसे सलाह लेकर के आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा अब सर मैं आपसे मोतियाबिंद के बारे में जानना चाहूँगी। जैसा कि आपका जो सुपर स्पेशलिटी सेंटर है वहाँ पे ये स्पेशलिटी भी है कि आप लोग मोतियाबिंद ट्रीट करते हैं। जी हाँ। तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या मोतियाबिंद के बाद ही किसी को चश्मा लगता है? नहीं, चश्मा लगाना पहले तो जैसे आपने कहा कि सिर्फ प्रोटेक्टिव वियर अगर हम देखते हैं कि ब्लू कट लेंसेज जिनकी नॉर्मल आई साइट है उनको भी हम लोगों ने ब्लू रे लेंसेज लगा रखे हैं ताकि वो उसके दुष्प्रभाव से बचें। जो लोग आनुवांशिक तौर पे जिनको आ रहा है चश्मे का पावर, वो उनको आपको लगाना ही है, क्योंकि जैसे माँ बाप लगा रहे हैं तो हेरिडिटरी में भी वो आता है। माइनस या प्लस पावर। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन में कुछ रेसेस ऐसी हैं जैसे बंगालीज हैं या सरदार्स हैं, इनमें आपको ज़्यादातर लोग चश्मे वाले मिलते हैं क्योंकि उनमें हेरिडिटरी में वो आता है। अच्छा। तो वो आपको जब भी आनुवांशिक है तो आपको दृष्टि दोष है तो आपको लगाना ही लगाना है। मोतियाबिंद के बाद आजकल की जो सर्जरीज हैं उसमें ना के बराबर ज़रूरत पड़ती है, चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो डिपेंड करते हैं टाइप्स ऑफ लेंस हैं कि मोनोफोकल लग रहा है या मल्टीफोकल लग रहा है। तो आजकल मल्टीफोकल ट्राईफोकल लेंसेज का ज़माना है जिसमें अगर आप अच्छे लेंसेज लगवाते हैं तो चश्मे से आपको आज़ादी हो सकती है मोतियाबिंद होने के बाद भी। इवन जिन लोगों ने जीवन पर्यंत लगा रखा है चश्मा उनको भी। अच्छा, तो जैसा कि आपने अभी लेंसेज की बात की, अब मैं इस क्वेश्चन पे आना चाहूँगी कि क्या ऑटोक्रोमिक लेंसेज करके भी कुछ होता है जिसकी वजह से मतलब इंसान मतलब जितनी की ज़रूरत है, जितना आँख कमज़ोर है उसी हिसाब का वो लेंस लगा ले? क्योंकि पहले तो ये बोला जाता था कि आपको सिर्फ चश्मा ही लगाना पड़ेगा। देखिए, चश्मा और उसका दूसरा विकल्प है कॉन्टैक्ट लेंस, जिसको आप ऑटोक्रोमिक कह रही हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस उसी पावर, उसके हिसाब से आपके चश्मे के पावर से के हिसाब से उसका नंबर निकाला जाता है और आपके आँख के ऊपर आपको एक ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे लेंस लगाना निकालना है। तो आँख की पुतली के ऊपर आप उसको लगा लेते हैं दिन में और दिन भर के लिए प्रयोग करते हैं।
अच्छा। तो सुबह आपने जैसे नहा धो के लगा लिया, सोने के पहले निकाल करके उसको वापस रख दिया, ताकि आप डे यूज़ के लिए, उसको डेली वेयर कहते हैं लेंसेज, वो आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो आपको चश्मे की आवश्यकता उस टाइम पर नहीं मिलेगी। इवन जो रीडिंग के नंबर लगा रहे हैं आजकल, प्रेस बायोपिक भी कॉन्टैक्ट लेंसेज आ गए हैं, तो उसी में आपका दूर करीब दोनों का लेंस लग जाता है, तो आपको चश्मे से मुक्ति मिल जाती है। तो क्या ये मतलब इतना आसान है उसे मतलब डेली वेयर में यूज़ करना? अब जो लोग उसको नहीं कर पाते हैं उसके लिए एक दूसरी पद्धति, जिसको हम लोग लेसिक लेज़र कहते हैं। अच्छा। तो उसमें आपको कोई लेंस नहीं लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही हम कोई लेंस इम्प्लांट करते हैं। अच्छा। ये एक बेसिक लेज़र टेक्निक है जिसमें ड्रॉप डालते हैं, ना कोई इंजेक्शन ना कोई पट्टी, एक फ्लैप बनता है, फ्लैप पे आपके जो चश्मे का नंबर है वो सारी डिटेल्स आपके सिस्टम पर डाल दे देते हैं, उसी के हिसाब से वो लेज़र आपके पुतली के ऊपर गिरता है, फिर हम फ्लैप कवर कर देते हैं। 20 मिनट में दोनों आँखों का आपका लेज़र हो जाता है और आप चश्मे से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, तो क्या इस लेसिक लेज़र के कुछ मतलब दुष्प्रभाव भी हैं? सबसे पहले चीज़ ये है कि लेसिक करने के पहले जो क्राइटेरिया पुतली का यानी कॉर्निया जिसमें हम लेसिक करते हैं वो मीट होना चाहिए। अच्छा। उस क्राइटेरिया में उस कॉर्निया की थिकनेस है, यानी कि वो पुतली की जो मोटाई है जिसमें हम फ्लैप बनाते हैं वो पर्याप्त होनी चाहिए मेडिकली, ताकि उस पर लेज़र हो सकता है या नहीं हो सकता उस पर निर्णय ले। अच्छा। इसी तरह उसके कर्वेचर के हिसाब से भी कभी कभी थिकनेस अच्छी होती है बट कर्वेचर सही नहीं होता है, जिसको हम पेंटाकैम से जांचते हैं। अगर वो कर्वेचर सब नॉर्मल रहता है तो ही हम आगे लेज़र के लिए प्रोसीड करते हैं। अच्छा। अनिवार्यता ये है कि 18 से ऊपर की आयु होनी चाहिए। अच्छा। और 1 साल तक पावर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अच्छा, चश्मे का। अच्छा, तो जिनका मतलब अगर लगातार बढ़ रहा हो या घट रहा हो, आप उनमें ये चीज़ नहीं कर सकते हैं? हाँ, करने का उसको बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा कि मान अच्छा। लीजिए अगर पावर आपने उतारा और पावर बढ़ रहा है तो फिर आपका उतना ही पावर जितना बढ़ा है उतना आ जाएगा, तो वो प्रक्रिया कराने का लाभ नहीं मिलेगा। अब जैसे कि आप लेज़र की बात कर रहे हैं तो कई सारे लोग तो मतलब लेज़र जैसी पद्धति का नाम सुन के ही डर जाएंगे, तो ऐसे में हम ये जानना चाहते हैं आपके लिए कितना मुश्किल होता है मरीजों को प्रिपेयर करना इस चीज़ के लिए? जो मैंने अभी आपको बातें बताई, हाँ। सबसे पहली चीज़ होती है कॉन्फिडेंस, क्योंकि जी। आँख से बढ़कर लेज़र नहीं है। सही बात है। तो हमने जो क्राइटेरिया बताए, जब तक वो क्राइटेरिया पेशेंट के चेकअप में मीट आउट नहीं होते कि नहीं हाँ। ये चीज़ें फुलफिल हो रही, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। क्योंकि मरीज़ को भी ये बता के चलते हैं कि भाई आँख सबसे बड़ी है, तो इसलिए आपके दबाव में या आपसे हमने कह दिया कि लेज़र कर देंगे, इसका मतलब नहीं कि नहीं कर देंगे, कर ही देंगे। हम पहले वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो आपसे कंसेंट साइन करा करके ही आगे उस चीज़ पर बढ़ते हैं। अच्छा। सर, मैंने बाहर आपके सुपर स्पेशलिटी सेंटर में ये भी देखा कि आप लोग सिरदर्द का भी इलाज करते हैं जी। अब मुझे इससे याद आया कि कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब आपको सिरदर्द होने लगे तो कई बार आपके आंखों का नंबर बढ़ने लगता है। इस बीच में क्या कनेक्शन है, मैं ये जानना चाहती हूँ, सिरदर्द का आंखों से क्या कनेक्शन है? देखिए, सिरदर्द का मेन चीज़ क्या है कि जब भी आप कोई चीज़ सुविधाजनक तरीके से देख लेती हैं तो आपको दिक्कत नहीं है जी। लेकिन जब आपको स्ट्रेन पड़ता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो देखने में दिक्कत नहीं है, बट आपको वही चीज़ फैली दिख रही है। अगर मैं आपको एन पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि वो एन है कि एच है, क्योंकि वो शेडिंग एक तरीके की आ रही है। जब आप वो पावर लगाते हैं जो ज़रूरत है, तो उस पावर को लगाने के बाद आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये यही अल्फ़ाबेट है, तो वो स्ट्रेन भी एक कारण हो सकता है सर के दर्द का। वो स्ट्रेन भी एक कारण हो सकता है सर के दर्द का। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्लोकोमा एक बीमारी जिसके बारे में मैंने आपसे बात बताई थी, तो ग्लोकोमा में जो आँख का प्रेशर, जिसको हम लोग इंट्राओकुलर प्रेशर कहते हैं, कभी कभी वो जब बढ़ जाता है तो आँख का रोशनी की नस पर दबाव बढ़ता है, जिसकी वजह से भी सर का दर्द हो जाता है। अच्छा। क्या ग्लोकोमा का भी मतलब कोई इलाज संभव है? जी हाँ, अगर आपको ग्लोकोमा की मेन स्टेज थेरेपी पहले ये है कि अगर वो प्रेशर बढ़ा हुआ है तो हमको प्रेशर नॉर्मल लाने के लिए मेडिकेशन देना है, जैसे ब्लड प्रेशर में हम लोग करते हैं। इसी तरीके से अगर दवा के बाद भी नहीं कंट्रोल है, सिंगल दवा के बाद, तो हम लोग कुछ और ड्रग्स के कॉम्बिनेशन देखते हैं, जिस कॉम्बिनेशन के बाद हम उस प्रेशर को कंट्रोल कर पाएँ। और हमारे पास जो इक्विपमेंट OCT मशीन लगी पेरीमीट्री, उससे जांच करके देखते हैं कि कितने आपके नर्व डैमेज हो चुकी है और कितना हम लोग बचा सकते हैं। अच्छा।
जिन मरीजों में वो प्रेशर दवा के ज़रिए भी नहीं कंट्रोल हो पाता है, तब हम लोग सर्जिकल ऑप्शन पर जाते हैं, जिसको ट्रेबेकुलेक्टमी कहते हैं। तो वो उस ऑप्शन उसके ज़रिए से फिर उसके प्रेशर को हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। अच्छा, तो क्या ग्लूकोमा के मरीजों के लिए भी ये लेसिक लेज़र वाला ऑप्शन रहता है? जी, लेसिक लेज़र तो सिर्फ चश्मे के नंबर उतारने के लिए है। अच्छा। ग्लूकोमा में भी एक लेज़र होता है। अगर ग्लूकोमा बेसिकली दो टाइप का होता है, एक एंगल क्लोजर होता है, एक ओपन एंगल होता है। तो जब एंगल क्लोजर होता है उसमें आँख के जो परतें हैं उनके बीच में एक चैनल होता है जिसमें एक फ्लूइड सर्कुलेट करता है। जब वो ब्लॉक हो जाता है, वो एंगल ब्लॉक रहता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर उसका बढ़ता जाता है। वो एक याग लेज़र जरिया है उस एंगल क्लोजर ग्लूकोमा के लिए कि हम उसमें शॉर्ट दे करके एक होल बना देते हैं ताकि वो सर्कुलेशन उसका सही हो जाए और उससे उसका प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। वो एक दूसरे तरह का लेज़र है जिसको हम लोग याग लेज़र कहते हैं। अच्छा, और मतलब ग्लूकोमा का अलग ही इलाज है और अलग ही तरीके से उसे ट्रीट किया जाता है। अब हम आपसे नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस के बारे में जानना चाहेंगे। ये नियर साइटेडनेस कुछ लोगों को जो हो जाती है, इसके कारण क्या होते हैं मोस्टली? देखिए, बेसिकली कोई भी नियर साइटेडनेस हो या फार साइटेडनेस हो, ये आँख के साइज पर रहता है। अगर आँख का साइज बड़ा है तो मायोपिया होगा, आँख का छोटा है साइज तो शॉर्ट साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया होगा। तो ये तो एक तो बनावट है, वो हमारे आपके ऊपर नहीं है, वो नेचुरल है। उसी के हिसाब से ही दूर या माइनस या प्लस का नंबर लगता है। अच्छा। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों की आँख सामान्य भी है, दूर या करीब का नंबर नहीं लगता है, वो जब 35 से 40 की उम्र के बीच में पहुँचते हैं तो एक प्रेस बायोपिया करके कंडीशन है। अच्छा। यानी कि आपको दूर भी ये दिख रहा है लेकिन करीब में आपके जो लेंस की एकोमोडेटिव मसल है उसकी वीकनिंग की वजह से एकोमोडेशन में वीकनेस आती है और आपको नज़दीक में का चश्मा लगाना पड़ता है। अच्छा, क्या इन दोषों के लिए भी अब लेंसेज आते हैं जो लेंसेज इन चीज़ों को मैनेज कर पाएँ? जी नहीं, चश्मे के नंबर तो आते ही हैं कि आपका दूर का नंबर लगता है या बाइफोकल लेंस लगते हैं जिसमें ऊपर दूर का नीचे नज़दीक का होता है। लेटेस्ट में आजकल प्रोग्रेसिव लेंसेज चल रहे हैं। जैसे पहले वाले लेंसेज में एक धारी रहती थी जो बाइफरकेट करती थी कि ये दूर का हिस्सा है, ये नज़दीक का। हाँ। लेकिन जो प्रोग्रेसिव लेंसेज आ रहे हैं उसमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो एरिया डिफाइंड रहता है और सिंगल लेंस दिखाई देता है, उसमें कोई लकीर आपको नहीं दिखाई देती। अच्छा सर, जैसे कि आपने अभी अपनी बातों में ही बता दिया कि मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि उम्र के ढलने के साथ साथ आपकी आंखों की नज़र को चश्मा लग ही जाता है, या मतलब आपकी नज़र कमज़ोर होनी मतलब ये नेचुरल चीज़ है जो होनी ही है। तो ऐसे में लेंस की मेंटेनेंस या चश्मे के नंबर के बढ़ने का आपको कब पता चलता है और आपको कितने दिनों पर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहना चाहिए अपने लेंस को मेंटेन करके रखने के लिए या अपने आंखों के पावर को सही रखने के लिए? देखिए, बालावस्था में जब बच्चा छोटा है और उसको अगर दृष्टि दोष हो रहा है तो आइडियली उसको 3 महीने से 6 महीने के बीच में चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि वो ग्रोथ फेज में है, शरीर बढ़ता है, आँख बढ़ती है तो पावर में भी फ्लक्चुएशन आता है। एक बार वो अपनी 18-19 साल की एज अचीव कर लेता है तो उसका काफ़ी हद तक पावर कांस्टेंट होता है। तो हम लोग सालाना चेकअप के लिए 18 साल की उम्र के बाद, या जिनको नहीं चश्मा लग रहा है, 40 में प्रेसबायोपिया है, तो उसमें सालाना चेकअप 40 की उम्र के बाद रिकमेंड करते हैं। अच्छा, तो अगर कोई इंसान सालाना अगर ये चेकअप करा लेता है तो उसका वो मेंटेन रहता है चीज़ें, वो मेंटेन रहता है, या किसी और ग्लूकोमा उसको हो रहा है या कोई और बीमारी तो नहीं उसको हो रही है। अगर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है मरीजों को जिनको दृष्टि दोष नहीं भी रहा है तो उनके रेटिना में अलग अलग पैचेज आते हैं जिसकी वजह से उनकी विजन कम होती है। तो वो डायबिटिक्स को तो 6-6 महीने का चेकअप कहा ही जाता है कि अगर एक बार आपको हाइपरटेंशन यानी बीपी की शिकायत है या डायबिटीज़ है तो हर 6 महीने में चेकअप कराते रहना चाहिए ताकि रेटिना डैमेज नहीं हो रही उसकी वजह से वो हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। अच्छा, अब सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि लेंसेज और इन चीज़ों की तो बड़ी सारी बात हो गई, कुछ आदतें होती हैं ह्यूमंस में, टेंडेंसी होती है कि मतलब आपने आँख मल ली, अगर कभी मिर्च लग गई, धूल पड़ गई, कुछ भी हो गया, और कहा जाता है कि आपको अपनी आँख नहीं मलनी चाहिए बिकॉज उससे आपको डैमेज हो सकता है। Definitely. तो अगर किसी इंसान ने लेंस लगा के रखा है और उसकी ये टेंडेंसी है तो फिर क्या कोई डैमेज नहीं होगा उसे? लेंस, आप कॉन्टैक्ट लेंस की बात कर रही हैं जिसको हमने चश्मे का एक विकल्प बताया है। तो जब भी हम लोग चश्मा की जगह लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को तो उसको पहले 2 ड्रॉप साथ में हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अच्छा। एक एंटीबायोटिक ड्रॉप प्रिस्क्राइब करते हैं जो वो सुबह शाम डालता है ताकि आंखों में इन्फेक्शन ना हो आप लेंस के लगाने और निकालने पे, और एक
जो लेंस फ्रेंडली टीयर सब्स्टिट्यूट होता है वो साथ में लिखते हैं, जो आप लेंस लगाए भी ऊपर से डाल सकते हैं। तो ऐसे में हम उनको ये सुझाव देते हैं कि कभी खुजली हुई या गड़न हुई या कोई भी इरिटेशन है तो बजाय हाथ लगाने के वो अधिक बार लुब्रिकेंट ड्रॉप्स जो उनको प्रिस्क्राइब्ड है वो डाल सकते हैं। अच्छा सर, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई इंसान अगर गलत तरीके से सो जाए तो भी उसकी आंखें लाल हो जाती है, वो काफ़ी दिनों तक रह जाता है। क्या इसका भी कोई इलाज है जो उसे ध्यान में रखना चाहिए इंसान को, या मतलब कोई भी ड्रॉप्स वो यूज़ कर सकता है नॉर्मल? पोस्चर की वजह से जो रेडनेस आती है वो बहुत टेम्पररी होती है और सेल्फ अपने आप ही वो सबसाइड कर जाती है। अच्छा। रबिंग की वजह से आप चोट लगा सकते हैं अपनी आँखों में घाव हो सकता है। तो अगर यदि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती तो फिर अपने नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करके ही दवा लेनी चाहिए। अंत में आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स देना चाहेंगे हमारी जनता को कि मतलब वो अपनी आंखों को स्वस्थ और सही कैसे रख सकते हैं आज की दुनिया में? देखिए, सबसे पहली आज की दुनिया के हिसाब से ज़रूरी चीज़ है मिनिमम ऑन स्क्रीन एक्सपोजर। यदि आप बच्चों को कह रहे हैं कि वो मोबाइल है, उनका क्लासेस चल रही हैं, उनका ट्यूशन चल रहा है या उनको कुछ नोट्स आ रहे हैं, तो उसको वहीं तक ही सीमित करें कि उतनी ही देर वो उसका प्रयोग करें। उसके अलावा गेमिंग के लिए या वीडियोस देखने के लिए उनको उसके से आपको उनको रोकना है और आपके सामने ही वो यूज़ करें ताकि आपको पता रहे कि कितनी देर वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं जी। जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम वर्किंग लोग हैं उनके लिए मैंने 20-20-20 का रूल बनाया है। वो एक हैबिट बनानी है और साथ में जो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आपकी आंखों के हिसाब से आपके नेत्र विशेषज्ञ प्रिस्क्राइब करते हैं कि क्या ज़रूरत है, किस माइल्ड मॉडरेट सीवियर किस तरह की ड्राई आई है, उसके हिसाब से वो उनको रेगुलरली प्रयोग करें और अपनी नींद ज़रूर पूरी करें क्योंकि स्वस्थ आंखों के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद अनिवार्य है। अच्छा, और हाँ, डाइट जो एक फैक्टर था वो मैंने बताया है कि रेगुलर डाइट होनी चाहिए। स्मोकिंग हैबिट्स से धुएं लगने से भी ड्राई आई होती है, तो और जो एडवर्स हैबिट्स हैं उनसे आपको दूर रहना है। अच्छा सर, आपने अभी अभी जैसे कि ये खान पान की बात फिर से की, तो मुझे याद आया कि हमेशा से बचपन से हमें कहा जाता है कि गाजर खाओ, ये सारी चीज़ें खाओ जिसमें विटामिन ए हो। विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए है, रेटिनॉइड्स हैं जो आँख की रेटिना के लिए। तो क्या इनके कोई सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो लोगों को लेने चाहिए? जी हाँ, एक्चुअली विटामिन ए एक पुरानी चीज़ हो गई क्योंकि बेसिकली आपको सिखाया जाता है कि विटामिन ए जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आई। बट आज की चीज़ों में उस रेटिना से फार आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। लूटिन है, जियाजेंथिन है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अब फॉर्मुलेट कर रहे हैं कि ये चीज़ें आँखों के लिए चाहिए और फिर उसी के हिसाब से फार्मूलाज बन करके वो एक कॉम्पोजिशन के हिसाब से दवाइयाँ आती हैं। अच्छा। लेकिन यदि आपको उनकी आवश्यकता है तो आप उनको प्रयोग करिए और अपने नेत्र विशेषज्ञ की सलाह के हिसाब से कितने दिन की ज़रूरत है उसी के हिसाब से प्रयोग करना है। अच्छा, तो कोई एज सच कोई सप्लीमेंट्स नहीं होते हैं जो लोगों को लेने चाहिए? यदि आवश्यकता नहीं है तो नहीं लेने चाहिए। यदि आपकी आंखों में कोई दोष आ रहा है या आपको लगता है तो है। बाकी लाइफस्टाइल हैबिट्स, पानी बंद आंख में धोना, वो सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी आईज हेल्दी रहेंगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आयुर्वेदिक तरीकों में मतलब ध्यान देते हैं, या आयुर्वेदिक ना कहूँ तो घरेलू नुस्खों की तरफ वो लोग ज़्यादा जाते हैं और मतलब गुलाब जल डाल लिया कभी आंखों में, कभी कुछ और डाल लिया, तो क्या ये सही है? यदि सबके की सेंसिटिविटी अलग अलग है और सबके रिजल्ट्स अलग अलग हैं, कोई गुलाब जल डालता है खुश रहता है, कोई नहीं डालता है तो कहता है कि हमें दिक्कत हो रही। क्योंकि हम लोग एलोपैथी के आदमी हैं तो हम लोग होम्योपैथी और आयुर्वेद पे कमेंट नहीं कर सकते हैं, तो ना ही क्योंकि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है। नहीं बात कर रही हूँ, जो घरेलू गुलाब जल, हाँ, घरेलू नुस्खे में जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत से लोग लहसुन का रस या कुछ इस तरह की चीज़ें प्रयोग करते हैं, तो ये आपकी टीयर फिल्म को डैमेज ही करती है और उस चीज़ों से आपको प्रॉब्लम ही होती है, फ़ायदा नहीं होता। गुलाब जल के लिए ये कह सकते हैं कि हाँ एक सूथिंग एजेंट है, इसलिए उसका कोई ऐसा खास नुकसान नहीं है। अच्छा। लेकिन और चीज़ों का जो खाने बनाने की चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से उनको खाने में ही प्रयोग करें तो अधिक बेहतर रहेगा। अच्छा, अंत में डॉक्टर साहब, क्या ऐसी कोई भी चीज़ है जो हम अपने क्वेश्चंस में ना पूछ पाए हो जो आपको लग रहा है ज़रूरी हो हमारे दर्शकों के लिए जानना? बेसिकली जो पॉइंट फोकस करने का है कि अगर घर में किसी भी बच्चे को चश्मा लग रहा है या कोई माता पिता को चश्मा लग रहा है तो और जो सिबलिंग्स हैं उस बच्चे की, उनकी भी चेकअप रोशनी का कराना चाहिए क्योंकि अगर वो आनुवांशिक है तो दूसरे बच्चों को भी हो सकता है। अच्छा।
दूसरी चीज़ जो रात में नहीं दिखने की बात है, वो एक प्रॉब्लम है और है नाइट ब्लाइंडनेस वाली। उसमें भी अलग अलग बीमारियां होती हैं, कुछ क्योरेबल हैं, कुछ नहीं क्योरेबल हैं। तो वो अगर देखते हैं बच्चों को कि अंधेरे में असुविधा हो रही है लेकिन दिन में वो अपना सारा कार्य कर रहा है, तो भी मेरे ख्याल से नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपने एक बार ज़रूर उनको संपर्क कराना चाहिए। अच्छा, थोड़ा भी लगता है आपको कि नहीं ये बच्चा, अपने आप उसको निगलेक्ट नहीं करिए कि ये तो आगे जाके देख रहा है तो अरे क्यूरियस होगा इसलिए देख रहा है। अगर आपको लग रहा है तो एक बार एग्जामिन करिए, भले ही नॉर्मल है तो अच्छी बात है, लेकिन उसको टालने से फिर आगे उसका पावर और बढ़ेगा, उसकी परेशानियां और बढ़ेंगी, परफॉर्मेंस घटेगी क्लास में जी। तो ये चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डॉक्टर अनूप चौहान, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे डॉक्टर अनूप चौहान। डॉक्टर चौहान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के निदेशक, जिन्होंने हमें नेत्र रोगों के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां दी, हमें काफ़ी सारे टिप्स और ट्रिक्स भी दिए। ऐसे ही कई दिग्गजों से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।